પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિને બચાવવા જેઓ ભગીરથ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, ગુજરાતના ખેડૂતોને જેમનું સતત માર્ગદર્શન મળતું રહે છે, તેવા કર્મઠ રાજપુરુષ ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ માનનીય આચાર્ય દેવવ્રતજી, આપને આજના આ સમારંભે પ્રેરક ઉદ્બોધન કરવા માટે વિનંતી કરું છું. ओम ओम अक्षैर्मा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. ओम शांति. मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर नीमा बहन आचार्य जी, अध्यक्षा गुजरात विधानसभा, माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जाडेजा जी विधायक, माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जाडेजा जी विधायक, आदरणीय श्रीमती पारुल बहन कारा जी, अध्यक्षा जिला पंचायत कच्छ, माननीय श्री घनश्याम भाई ठक्कर जी, अध्यक्ष नगर पालिका भुज, माननीय श्री जयसुख भाई पटेल जी, एमडी अजंता ओरेवा ग्रुप, उपस्थित महानुभाव, ग्लोबल कच्छ के सभी पदाधिकारीगण, प्रगतिशील किसान भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि ग्लोबल कच्छ जल संरक्षण और जल संचयन विधि पर लंबे समय से भुज के मुख्य रूप से अबडासा मांडवी तालुकों में बहुत बड़ा अभियान चलाए हुए हैं और आज उन्होंने प्राकृतिक कृषि और जल संरक्षण जल संचयन दोनों विषयों को जोड़कर आप सब सम्मानित महानुभावों को, खेडूतों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है. मेरे से पहले सभी वक्ता महानुभावों ने अपने इस विषय की बड़ी विस्तृत जानकारी दी है. आदरणीय डॉक्टर नीमा बहन जी ने कच्छ के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अक्सर एक बात कहते हैं कि आपदा को संपदा में बदल दो, आपदा को अपनी सीढ़ी बना लो ऊंचाई पर जाने की. तो उन्होंने यह कार्य कच्छ में आए भूकंप के बाद करके दिखाया और इस समय कच्छ अपनी संस्कृति के कारण, अपनी सभ्यता के कारण धोलावीरा या रण ये ऐसे क्षेत्र बनने जा रहे हैं कि जो टूरिज्म की दृष्टि से समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. और खेती बाड़ी में इन दिनों में जितना विकास, उन्नति, प्रगति, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक अपना करके कच्छ के खेडूतों ने की है, वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी. तो कच्छ अपने आप में एक विरासत लिए हुए है. कच्छ अपनी संस्कृति वैभव के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोगों का जो सदाशय था, सरलता पूर्ण जीवन,
वो भी अपने आप में सबके लिए एक अनुग्रहणीय है। मैं आप सबको नमन करता हूं और कच्छ की इस पहचान बनाने में आप सब ने जो योगदान किया है उसके लिए आपको बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, ग्लोबल कच्छ एक ऐसा संगठन जो पानी के बचाने के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाला युद्ध जो है ना वो पानी का ही होगा, क्योंकि इस धरती पे 97% जो जल है वो तो महासागर समुद्रों में है और वो जल पीने लायक नहीं है। इस धरती पे जो जल है वो तो 2.5-3% है जो पीने लायक है और इस टोटल जल में भी 70% जल जो है वो परमात्मा कुदरत रूप से ग्लेशियर के रूप में उस पानी को संभाल करके रखता है। और वो ग्लेशियर जो हिमालय पर्वत पर ऐसे स्थलों पर जगह जगह दुनिया में जहां बर्फ का रूप धारण करके सुरक्षित जल रहता है और जब सूर्य की गर्मी है तो धीरे धीरे पिघलता जाता है, नदियों में से आकर बराबर में बसी दुनिया का जीवन बनता है, खेती के लिए वरदान बनता है। ये सब प्रक्रिया प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से चलती है। लेकिन अब बहुत बड़ी चिंता बन गई है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत बड़ी चुनौती है, इस ग्लोबल वार्मिंग में हो क्या रहा है, अब जो ग्लेशियर हैं, पहाड़ हैं बर्फ के पानी के रूप में, अब वो 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं, 10 गुना तेजी से। और उसका परिणाम क्या होने वाला है कि यदि वो ग्लेशियर सारा पिघल करके वो पानी समुद्र में आएगा तो वो तो खारा बन जाएगा, पीने लायक रहेगा नहीं। एक काम तो ये होगा। दूसरा, समुद्र का लेवल जो है वो इतना ऊपर उठ जाएगा कि समुद्र के किनारे दुनिया में जो देश और नगर बसे हैं वो सारे इस समुद्र में समा जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे द्वारिका भगवान कृष्ण ने जो बसाई थी वो समुद्र में नहीं बसाई थी उस समय, वो तो सामान्य स्थल था, लेकिन आज वो समुद्र में जैसे समा गई, ऐसी स्थिति दुनिया के सामने बनने वाली है। नंबर 3, जब वो ग्लेशियर पिघल करके नदियों से सारा पानी समुद्र में चला जाएगा और ग्लेशियर नहीं बचेगा तो नदियां सूख जाएंगी। नदियां सूखेंगी तो नदियों के किनारे पर जितनी दुनिया शहर बसे हुए हैं उनको पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। इतना भयंकर आने वाली परिस्थिति ये समझदार आदमी पैदा कर रहा है। अब एक बात ध्यान करेंगे, इस धरती पर भाई और बहनों असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं। इन असंख्य प्राणियों में भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। सब अपना अपना जिम्मेदारी से काम करते हैं। ये जो परिस्थितियां पैदा करने का कारण हुआ है, इसके लिए जो हम बैठे हैं और दुनिया चिंतित है, इस परिस्थिति को इस हालत में करने का जिम्मेदार केवल और केवल एक प्राणी है, वो है हम समझदार मनुष्य। हमने इस दुनिया को बर्बाद किया है। गधा, गाय, घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, जीव जंतु कोई व्यवस्था खराब नहीं कर रहे। और इसका प्रमाण
अभी पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो देखा कि नहीं आपने अनुभव किया, सूचना आई कि रात को आकाश के तारे भी दिखाई देने शुरू हो गए और गंगा यमुना का जल जो है उनमें मच्छियां दिखनी भी शुरू हो गई, समुद्र के किनारे भी साफ सुथरे नजर आने लगे और कई ऐसी पक्षियों की प्रजातियां जो दिखना बंद हो गई थी वो पक्षी दिखने शुरू हो गए। कुल 5-4 महीने में ही ये समझदार आदमी थोड़े से दिन घर बैठा था तो दुनिया के जीने का तरीका बड़ा अच्छा प्रकृति ने शुरू कर दिया था। क्यों साहब? ये तो आप जैसे भले लोग हैं, ग्लोबल कच्छ जैसे, कि जो कुछ समय निकालकर मानवता के कल्याण के लिए चिंता करते हैं। हम सब ने विचार गंभीरता से करना पड़ेगा और इस भीड़ का नेतृत्व सब नहीं किया करते, ध्यान करो। इनमें कुछ ही महापुरुष होते हैं जो समय समय पर अंगड़ाई लेते हैं, आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करते हैं। जिन महामारी के बीच में हम गुजर रहे हैं, ये सैकड़ों साल के बाद आई महामारी, इतनी भयंकर महामारी। हम धन्यवादी हैं गुजरात की धरती के, इस धरा के, जिन्होंने समय समय पर महापुरुषों को जन्म दिया है। कभी महात्मा गांधी के रूप में, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में, कहीं महान समाज सुधारवादी स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, और कहीं आजादी की लड़ाई को विदेशों में जाकर के भी मजबूती देने वाले मांडवी के श्याम जी कृष्ण वर्मा के रूप में। और भाई और बहनों, मैं तो बधाई आपको पुनः देता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में 135 करोड़ का देश, कोई हमारे पास स्वास्थ्य की विशेष सुविधाएं नहीं थी। इतने बड़े देश में और दुनिया में इतनी भयंकर महामारी, और उसको इतनी तेजी से कंट्रोल करना। जो वैक्सीन इस देश को 10-10 साल नहीं मिलती थी, 2-2 वैक्सीन 9 महीने में उपलब्ध कराना, ये श्रेय इस धरती के लाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बचा दिया देश। उनकी सूझबूझ ने, कर्तव्य निष्ठा ने, उनके समर्पण भाव ने, और एक दिशा में नहीं, महामारी की लड़ाई भी लड़ी जाती रही। देश के विकास के पहिए को भी नहीं रुकने दिया। कोई एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं कि जिसकी बारीकियों को समझ के उसके समाधान का रास्ता न ढूंढा हो। आज हम जल बचाने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसके महत्व को समझा, और समझने के कारण जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में नया गठित किया। अब एक किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इनका उत्पाद सही रूप में बिके और किसान की लूट ना हो, इसके लिए अभी इसी साल सहकारिता विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, पशुपालन को कोई समझता ही नहीं था, कोई महत्व ही उसका नहीं था। और कच्छ में मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा गुजरात में पशुधन है तो वो कच्छ में है, और लोग उसके द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। भारत आजाद भारत में पहली बार पशुपालन विभाग अलग मंत्रालय बनाया गया है ताकि हमारी नस्लों का विकास हो, भारतीय पशुओं की नस्लों का विकास हो, उनका संरक्षण हो।
तो इस प्रकार के अभियान राष्ट्र व्यापी स्तर पर चल रहे हैं। चहुमुखी विकास की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सब बढ़ोतरी के साथ कुछ चिंताएं हैं जिसमें आपने और हम जैसे लोगों ने मिलकर काम करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति ईमानदारी से, समर्पण से काम करता है तो दैवीय शक्ति भी उनका सहयोग करती है। भाई और बहनों, आज जिस मिशन के लिए हम यहां बैठे हैं, जल संचय, प्राकृतिक कृषि, ग्लोबल कच्छ के इन बंधुओं को मैं बहुत बधाई देता हूं कि कच्छ ऐसा प्रदेश है क्या नाम जिला है अपने प्रदेश का कि जहां वर्षा भी कम होती है, भूमिगत जल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ऐसे समय में यदि हम दो काम मजबूती से यहां करें, आदरणीय डॉक्टर नीमा बहन पटेल जी, हम एयरपोर्ट से इकट्ठे ही आए हैं, तो यहां की भौगोलिक स्थिति की उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। आप बहुत समर्पित हैं। इनके पूज्य पति देव जी डॉक्टर साहब से भी मैं मिला हूं, वो भी बहुत दिव्य पुरुष हैं कि जो रेड क्रॉस के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि भारत देश में गुजरात का रेड क्रॉस नंबर 1 पे है। इतनी सेवा वो रात दिन इस मिशन पे करते हैं और उसी प्रकार का स्वभाव आपका है। बड़ी नम्रता, सज्जनता, सौम्यता के साथ लोगों की सेवा में लगी हैं। तो आप वृक्षारोपण जितना ज्यादा इस जिला में करेंगे, जितना वृक्षारोपण बढ़ाएंगे, और बहन जी ने बताया कि लाखों पेड़ हमने लगवाए हैं, हमारे संगठन लगाते हैं, सामाजिक जितने लोग हैं वो लगे रहते हैं। ये कच्छ आने वाले समय में भाइयों और बहनों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये भारत के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र विकसित होगा और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। यदि आप इस रण को, इस क्षेत्र को वृक्षों से आच्छादित कर देंगे तो जितना पेड़ पौधा लगेगा उतना वर्षा का अनुकूल वातावरण बढ़ता जाएगा। जितनी वर्षा ज्यादा होगी और उसमें आप लोग मिलकर छोटे छोटे चेक डैम की व्यवस्था करें, गहरे तालाबों की व्यवस्था करें और बड़े बड़े डैम जहां अनुकूलता उसका विस्तार करें। हमने एक लक्ष्य लेना चाहिए कि वर्षा जल का एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि वो खारे पानी को बादलों के द्वारा मीठा पानी बनाकर हमके सबके घर घर बरसा करके जाते हैं। अब वो तो दे करके जाते हैं, हम लापरवाही करें, वो बह जाए तो फिर उसमें उनका कोई दोष नहीं। इसका बहुत बढ़िया तरीका है, जिस ढंग से ग्लोबल कच्छ मिशन पे लग रहा वो मिशन चलते रहना चाहिए, सबने मिलकर के उसमें सहयोग करना चाहिए। और इसी के साथ जिस प्राकृतिक खेती का अभियान इस प्रदेश में आते ही मैंने शुरू किया, और यहां से पहले हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष में गवर्नर रहा, तो पहले 2 साल वहां अनुकूलता काम की मेरे को नहीं मिल पाई थी। लास्ट के 2 साल जो मैंने अपने खेत में किया, मेरे पास कुरुक्षेत्र हरियाणा गुरुकुल है, 3-4 हमारे गुरुकुल हैं जिनमें 4-5 हजार बेटे और बेटियां अलग अलग से आवासीय रूप से पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के भोजन के लिए मैं, वहां हमारा 200 एकड़ जमीन है
उसमें से आधी जमीन में मैं गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, भाजी ये करवाता था और वो आहार बच्चों को खिलाने का काम। और बाकी जो मेरी जमीन थी 90-100 एकड़, वो लोगों को मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे, किराए पे दे रखी थी। तो मैं बच्चे पढ़ाता था, उसके साथ उनकी व्यवस्था का प्रबंध करता था। एक दिन एक घटना मेरे साथ घटी, बड़ी आपके भी सुनने वाली है। मेरे खेत का एक कर्मचारी दौड़ आया और उसने कहा कि जी खेत में अमुक कर्मचारी जो था वो कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था और छिड़काव करते करते बेहोश होकर के गिर गया, उसको तुरंत डॉक्टर पे ले जाना है। हम दौड़े गए, उसको लेके डॉक्टर पे ले गए। 2-3 दिन में वो नॉर्मल तो हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे पास जो बालक पढ़ते हैं वो परिवार की तरह गुरुकुल में 24 घंटा रहते हैं और उनको मैं जो आहार दे रहा हूं, ये जो दवाई छिड़कने वाला व्यक्ति बेहोश हुआ, इसने दवाई को ना तो पिया था न खाया था और छिड़कने में ही बेहोश हो गया। और उससे पहले मैंने घटना पढ़ी थी महाराष्ट्र की, एक अखबार के फ्रंट पेज पे आया था कि 1 साल में अकेले महाराष्ट्र में 40 खेडूत दवाई का छिड़काव करते करते बेहोश भी हुए, इलाज नहीं हो पाया और मर गए। विचार करो आप। तो मैंने ये विचार किया कि मैं जो फल, साग, सब्जी, गेहूं, चावल अपने खेत में पैदा करता हूं, इसमें इस जहर को छिड़कवाता हूं, यूरिया, डीएपी डलवाता हूं और वही आहार इन मासूम बच्चों को खिला रहा हूं, तो मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं और ये पाप अब मैं नहीं करूंगा। इस सोच से मेरा प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना हुआ था। यहां से मेरी काम चला। मैंने तुरंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं मिला और उनसे मिलके मैंने कहा कि जी इस जहर की खेती से अलग भी कोई खेती है जो की जा सकती है? तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ, ऑर्गेनिक खेती है, जैविक कृषि है। अब मेरे को यूं बताओ ईमानदारी से, यहां खेडूत कौन कौन है? वो हाथ खड़ा करेंगे जो खेती करते हैं। धन्यवाद। काफी खेडूत हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन जो नहीं भी है ना खेडूत, उनको भी मेरी बात समझ में आएगी। उनको भी आज मैंने खेडूत बना करके खड़ा करना है। आपने सुनना है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है। और मैंने क्या काम किया, कृषि विभाग के लोगों ने कहा कि जी आप जैविक खेती करो। उसका तरीका बताया। एक मैंने पिट बनाया ईंटों से, उसमें गोबर डाला, उसमें केचुआ जो आयात किया जाता बाहर से, जो गोबर ही खाता है, वो मैं खरीद के लाया, वो मैंने उसमें डाला। उसने उसको 2.5-3 महीने करके खाद में बदला। कुछ उसमें पत्ते वत्ते जो भी मिलता था, कचरा, वो डाल दिया जाता था और मैंने उसको डाल के खेत में शुरू किया। उसमें बहुत ज्यादा निंदामण पैदा हुआ। फिर मेरी लेबर लगती थी उसको निकालने में और अंत में साल भर मैंने उसको किया तो मेरे को पहले साल परिणाम मिला 0/0। मेरा जितना भी खेत था वो कीट पतंग खा गई सारा, कुछ भी नहीं मिला। 5 एकड़ में मैंने शुरू किया, 5 एकड़ में। दूसरे साल फिर मैं जुटा रहा। दूसरे साल पूरी मेहनत करके मेरे को लगभग 50% मिला। फिर मैंने उसको किया। तीसरे साल मेरे को उसमें लगभग 80-85% मिल पाया। लेकिन न तो मेरा खर्चा घटा, ना मेरी लेबर कम हुई, उत्पादन मेरा कम हो गया। मैंने एक विचार किया, तेरे पास तो 200 एकड़ जगह है, जिस खेडूत के पास टोटल ही 2-3 एकड़ जमीन है, यदि वो इस
जैविक खेती को करेगा तो वो तो बेचारा भूखा मरेगा, वो बच्चे कहां से पालेगा और अपना खर्चा कैसे चलाएगा। तो ये मेरी उलझन चल ही रही थी। अब मैं सोच रहा था मैं वापस जाऊं तो वही जहर की खेती जो मैं कर रहा हूं 30 साल से, और इसको करता हूं तो इसमें तो गुजारा ही नहीं हो सकता। तो इस बीच में मेरा परिचय सुभाष पालेकर जी एक प्राकृतिक खेती का अभियान चलाते, उनसे मेरा परिचय हुआ। मैंने उनको अपने गुरुकुल में बुलाया, 500 खेडूत इकट्ठे किए, 5 दिन का शिविर लगाया, कॉपी पेन लेकर के मैं भी बीच में बैठा, खूब प्रश्नोत्तर मैंने उनसे किए और डिटेल में उनकी इस विधि को जानकर अलग से 5 एकड़ में मैंने उनकी खेती शुरू की। अब जब मैंने ये खेती की तो मेरी समझ में आया कि इससे काम चल सकता है, इसमें मेरे को कोई हानि नहीं हुई। और दूसरे साल जब मैंने उसी में किया तो मेरा उत्पादन रासायनिक से कम नहीं हुआ, बहुत संतोष मेरे को मिला। और तीसरे साल तो मैंने, दूसरे साल 10 एकड़ में और तीसरे साल मैंने सीधा 90 एकड़ में उस प्राकृतिक खेती को शुरू किया। और परिणाम हर वर्ष, प्रति वर्ष मेरा उत्पादन बढ़ता ही गया और खेती में लागत मेरी शून्य होती चली गई। अब मेरे छिड़काव भी कम हो गए, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन इतना बढ़ गया, अब न खाद की इतनी जरूरत न लेबर की जरूरत, उत्पादन ज्यादा मेहनत कम और मेरी पूरी सफलता मेरे को मिल गई। अब जब ये मिला तो इस बीच में एक और घटना घटी बड़ी रोचक। अब ध्यान करना, आप खेडूत हैं और बहन जी ने, आचार्य जी ने मेरे को कहा कि आज टाइम का ज्यादा संकट मत मानना, अपनी बात पूरी रखना, है ना, ऐसा बोला है। तो मैं जो बोल रहा हूं बोर तो नहीं हो रहे आप? ऊपर वाले, ऊपर तो खेडूत ज्यादा हैं, बहुत अच्छा। अब अगली बात को ध्यान से सुनना, जिनके पास जमीन है लेकिन खेती खुद नहीं करते, भाड़े पे देते हैं या बटाई पे देते हैं, उनके लिए ये दूसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण है सुनने वाली। अब 90 एकड़ में तो मैं अपनी खेती करता था, स्वयं करवाता था, और जो बाकी 100 एकड़ था उसको मैं भाड़े पे देता था। तो मैंने जब अपनी खेती ये प्राकृतिक कर ली तो वो जो भाड़े पे मैं देता था वो मेरे पास आए और वो खेडूत कहने लगे आपका खेत अब हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते भाई? कि इसमें होता ही कुछ नहीं, हमारी लागत ज्यादा लगती है, मेहनत बहुत है, बहुत खाद डालना पड़ता, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता और ये जमीन कुछ नहीं पैदा करती, अब हम इसे नहीं लेंगे। और उन्होंने मेरी जमीन छोड़ दी। ये 2017 की बात, ये 2017 अप्रैल की बात है, लास्ट की, छोड़ गए। मेरी चिंता बढ़ी, 100 एकड़ जमीन मैंने उपजाऊ इनको दी थी। मैंने खेडूत से पूछा भाई जब तुमने ली थी तब उपजाऊ नहीं थी, जब तो बहुत पैदा करती थी। कहते बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता उसमें कुछ पैदा। अब क्या हो गया? अब सुनो क्या हुआ। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र में गया। वहां एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हरिओम, जो उसके मुखिया थे, साइंटिस्ट थे, मेरे मिलने वाले भी थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब खेडूत ने मेरी जमीन छोड़ दी, ये कह के इसमें होता कुछ नहीं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, इसके सैंपल लेके मिट्टी के लैब में भेजेंगे, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा मिट्टी की क्या हालत है। उन्होंने एक एक एकड़ से 2-2 सैंपल लिए, 200 के लगभग सैंपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है हरियाणा में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसकी लैब में भेज दी। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या आया
कि इस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? साइंटिस्ट तो आप हैं, मैं तो खेडूत हूं। उन्होंने कहा इसका मतलब है आपकी जमीन बंजर है, और ये जो खेडूत कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब इसमें ताकत दम नहीं है कुछ पैदा करने का। मैंने कहा मैंने तो इनको उपजाऊ दी थी, ये बंजर कैसे हो गई? कि ये तो मिट्टी बता रही है। मैंने डॉक्टर को कहा अब मैं क्या करूं? उन्होंने कागज पेन लेकर के लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस अवशेष, ये डालो ये डालो, और जैसे 20-30 साल में धीरे धीरे ये बंजर हुई है, ऐसे धीरे धीरे ये 20-30 साल में उपजाऊ बनेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 100 एकड़ जमीन मैंने खुशहाल दी थी, उपजाऊ दी थी, उसको खेडूत ने बंजर बना करके मेरे को दे दिया। और जो जो आप में ऊपर और नीचे बैठे हैं ना, जिन्होंने जमीन मेरी तरह ऐसे ही भाड़े पे देकर आराम किए बैठे हैं, वो भी तैयार हो जाओ मेरे जैसी जमीन लेने के लिए। होगी कि नहीं? अब हुआ क्या है? हुआ क्या, जिन खेडूत ने मेरे से जमीन ली थी भाड़े पे, उनको मेरी जमीन से तो कोई प्यार था नहीं। उनको तो ये था पैसे देते हैं तो बदले में जितना ज्यादा जमीन से चूस सको उतना पैदा करो। और क्या किया? यूरिया डीएपी कीटनाशक, यूरिया डीएपी कीटनाशक, एक ही मिशन पर ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी डालते गए, और परिणाम धरती के पोषक तत्व सारे चूस दिए। जो जीवाणु थे, हलसिया था, मित्र जीव थे, वो सारे क्या कर दिए? बोलो ना, मार दिए, उनकी हत्या कर दी। अब जो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करने वाले चीज थी वो उन्होंने मार दी और मेरी जमीन बंजर हो गई। मैंने डॉक्टर हरिओम से कहा कि आपने जो लिस्ट बनाई है यही तो डाल के इन्होंने बंजर किया, फिर वही डलवा रहे हो। मैं आपकी खेती नहीं करूंगा। क्या करोगे? मैं कहा जो बाकी खेत में प्राकृतिक खेती में करता हूं ना, जीवामृत, घन जीवामृत, यही डालूंगा और इसे खेत करूंगा। वो कहने लगे साइंटिस्ट आप हो या मैं हूं? मैं कहा मैं खेडूत हूं, आप साइंटिस्ट हो, लेकिन आपके लोगों ने तो बंजर बना दिए, अब मैं अपने ढंग से करूंगा, तुम क्या करोगे? उनको मेरी खेती का पता नहीं था, वो तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं। मैंने कहा इसमें जीवामृत, घन जीवामृत ये डालूंगा, गो आधारित कृषि करूंगा मैं। उन्होंने कहा इस गाय के गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? दुनिया तो चांद पे चली गई, आप गोबर गोमूत्र में उलझे बैठे हो। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला। मैं कहा कोई बात नहीं, करके देख लेता हूं, सफलता मिलेगी ठीक है, नहीं फिर आपकी शरण में आ जाऊंगा। यही मैंने उनको बोला। वो चले गए। मैंने भाई और बहनों 2017 जून 15 को उसमें 5-5 क्विंटल घन जीवामृत पूरे में डाला। और उस बीच में जब मेरे खेत खाली थे तो मैंने एकड़ समझते हो? सोलंकी जी समझते हैं। मैंने उसमें एकड़ भिजवाया, वो उसी में काट दिया। 5-5 क्विंटल घन जीवामृत डाला और उसमें मैंने धान आरोपित करके चावल लगा के, और हर पानी के साथ जीवामृत 200-200 क्विंटल में डालता रहा। और हर 15 दिन में जीवामृत का मैंने स्प्रे उस पे किया। मेरे तो खेत लहलाने लग गए। जब वो बिल्कुल हरे भरे थे, मैंने उन्हीं डॉक्टर को एक दिन बुलाया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये वही खेत है ना जहां की मिट्टी लेके गए थे? वो आश्चर्य में खेत तो वही जहां की मिट्टी लेके जांच कराई थी, पर ये ऐसी खेती आपके इस क्या नाम गाय मूत्र और गोबर से हुई है क्या? मैं कहा उसी से हुई है। तो उसने कहा कि भाई जब इसको काटो ना तो मेरे को बुलाना, जब तोलो तो मैं देखूंगा। मैंने कहा पक्का बुलाएंगे। हमने बुलाया। पहले ही साल उसमें
28 क्विंटल 27-28 क्विंटल एवरेज धान पैदा हुआ पहले ही साल में। अब हमने उसको यही चीज डालते रहे, दूसरी फसल ली, अगले साल फिर उसमें धान पैदा किया हमने उसी रूप में, और यही चीज डाल डाल करके किया। अगले साल में उसमें सीधा 28 से 30 क्विंटल धान पैदा हुआ, और अगले साल उसमें 32 क्विंटल हुआ, और अब जो कटा है उसमें 33 क्विंटल एवरेज धान पैदा हुआ। अब वही साइंटिस्ट कहने लगा भाई ये तो चमत्कार है, हमें तो पढ़ाया नहीं गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने मित्र साइंटिस्ट को बुलाया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कि भाई एक ऐसा करिश्मा हो रहा है, समझ में मेरी आ नहीं रहा, ये उत्पादन इतना बंजर भूमि में बढ़ कैसे सकता है, इसका ऑर्गेनिक कार्बन तो इतना बढ़ नहीं सकता। और परिणाम क्या हुआ, उन्होंने दूसरे ही साल उस खेत से वैसे ही मिट्टी के सैंपल लेकर फिर लैब में भेजे। अब की बार जो रिपोर्ट आई 1 साल के बाद, तो जिस जमीन का धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.45 से नीचे था ना, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1 साल में 0.78 पे चला गया। अब आप में यदि कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यहां बैठा हो या कोई आपका मित्र हो, पूछना उनके यहां ये संभव है ही नहीं। 1 साल में 0.3-0.4 से 0.7-0.8 ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता। ये कोई भी देश और दुनिया की एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो इसको मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, वो कतई ठीक है सोलंकी जी, वो कतई ठीक है, वो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जो मित्र जीव थे वो तो उन्होंने सारे मार दिए। जो ऑर्गेनिक बढ़ाने वाले जीव हैं वो तो रासायनिक में जिंदा रहते ही नहीं, और प्राकृतिक खेती में काम उन्हीं को बढ़ाने का है। यदि वो बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ेगी। सीधा फार्मूला है। अब आप इसको यूं समझो, उन्होंने जब ये ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट किया 1 साल में, अब वो भाग भी नहीं सकते। क्यों भागें, क्योंकि डॉक्टर हरिओम ने खुद तो सैंपल 1 साल पहले लिए थे, अपनी लैब में भेजे, अब दूसरे साल उन्होंने लिया फिर अपनी लैब में भेजे। दोनों को सैंपल लेने वाले वही, रिपोर्ट लेने वाले वही, अब भागें कैसे। बात तो सत्य है, लेकिन इतना बढ़ा कैसे। फिर उन्होंने काम और किया, एक दिन 2 गाड़ियां भर के आई साइंटिस्ट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। माइक्रोबायोलॉजी के उनमें साइंटिस्ट थे, और कोई कीट विज्ञान के थे, कोई बीज की उन्नत करने वाले थे, सब आए। और उन्होंने क्या काम किया, जो मेरे खेत से 10-20 एकड़ दूरी पे जो रासायनिक खेती करने वाले खेडूत थे, ऐसे 5 खेडूत उन्होंने पकड़े, और 5 खेडूत के यहां से एक मिट्टी का सैंपल इससे लिया, एक इससे, एक इससे, एक इससे, ऐसे लिया। 5 खेडूत थे। किन से लिया बोलो भाई, रासायनिक खेती करने वाले से। सुन रहे हो या सो गए भाई? मेरी क्लास में मैं 35 साल बच्चे पढ़ाता रहा हूं, इसमें विद्यार्थी सतर्क रहने चाहिए। तो या तो आप मस्त इतने हो गए सुनने में, मस्ती हो गए क्या? अच्छा, तो लेकिन अब बोलना ऊपर वालों भी नीचे वालों भी, ठीक है। तो हुआ क्या, जब उन्होंने 5 खेडूत जो रासायनिक खेती पिछले 20-30 साल से करते हैं, उन 5 लोगों की मिट्टी इकट्ठी करके और यूं मिलाई आपस में, और उस मिट्टी को लैब में चेक किया। जब लैब में चेक किया, रिपोर्ट क्या आई, रासायनिक मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 30 लाख
5,000 जीवाणु मिले। कितने मिले बोलो भाई? कोरोना ने मुंह बांध रखे इसलिए कम बोलते हो। कितने मिले? 30,05,000 जीवाणु पाए 1 ग्राम मिट्टी में, रासायनिक मिट्टी में। अब उन साइंटिस्टों ने मेरे खेत की मिट्टी ली ऐसे ही 5-6 जगह से और उसको यूं ही मिलाया, फिर लैब में चेक करके फिर रिपोर्ट निकाली। पता कितने जीवाणु मिले? 161 करोड़ जीवाणु पाए 1 ग्राम मिट्टी में। 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़। जब ये जीवाणु पाए तो वो हिल गए सारे साइंटिस्ट, ये तो करिश्मा है। और उसके बाद वो उनको मैं बधाई भी देता हूं। और वो मेरे मित्र बन गए जो कतई विरोधी थे, हमारे सब जगह दुष्प्रचार करते थे। ये देश को भूखा मारेंगे, ये देश को उजाड़ेंगे, ये अकल है नहीं, गाय और गौमूत्र के पीछे पड़े हुए हैं, ये बोलते थे। अब जब उन्होंने साइंटिफिक 2 कांड देखे, एक तो मिट्टी टेस्ट किया वो, और दूसरा ये जीवाणुओं का परीक्षण किया, तो उसके बाद उनका एक ग्रुप बना। डॉक्टर बलजीत सारन करके एक माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, वहां के साइंटिस्ट के साथ बरसों काम किया। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के। उन्होंने अपने नीचे जो पीएचडी करने वाले छात्र थे, साइंटिस्टों की एक टीम बनाई और वो मेरे पास आए और कहने लगे, साहब आप यूं बताओ इसमें डालते क्या हो? तो मैंने कहा, मैं तो इसमें देसी गाय का गोबर गौमूत्र ही से जीवामृत बनाता हूं कि मेरे को ये टेस्ट करने हैं, मेरे को तो। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैंस का गोबर लिया। हमारे यहाँ घोड़े भी बच्चों को राइडिंग के लिए घोड़ों का भी लिया, ऊंट बकरी का भी लिया, हॉस्टन परिजन गाय का लिया, जर्सी गाय का लिया, देसी गाय। मेरे पास 7 ब्रीड हैं गुरुकुल में, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, ये ब्रीड देसी हैं, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी भी हैं। तो सबका लेके उस व्यक्ति ने कई महीनों लगाए लैब में इस काम पे, महीनों लगाए। और महीनों लगाने के बाद सबके गोबर को रिजेक्ट कर दिया और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय में ये फैक्ट्री है। उन्होंने कहा ये तो जीवाणुओं का भंडार है, फैक्ट्री है, भगवान ने भेजी। और फिर हमने बूढ़ी गाय, जिन गायों को दूध ना देने से लोगों ने सड़कों पे बेसहारा निकाल दिया, धक्के खा रही हैं, उन गायों को पकड़ करके उनका गोबर भेजा तो करिश्मा, उसमें 500 करोड़ तक जीवाणु पाए। यानी कि जो दूध देती है ना देसी गाय, उसमें 300 करोड़ से ज्यादा 1 ग्राम में, और जो दूध नहीं देती उसमें 500 करोड़ तक जीवाणु। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी दूध देने में लगती वो उसमें ना लगने से जीवाणु बनाने में लग गई। तो खेडूत के लिए, किसान के लिए बिना दूध देने वाली दोनों देसी गाय वरदान है। और इसीलिए वेदों में लिखा गावो विश्वस्य मातरः। अब समझ में आई कि गाय तो मां क्यों कहते हैं। हम तो सूखी गौ माता की आरती उतारते हैं, फोटो बना लिए, ना दूध पीते ना गाय पालते, और गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो जाएगी क्या? ना दूध पिएंगे ना गाय पालेंगे और गौ माता की, वाह भाई हिंदुओं जय हो। कैसे होगी जय? गाय की जय होगी, उसका A2 दूध पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे तो बुद्धिमान तंदुरुस्त होंगे। ये भी रिसर्च आ चुकी है और हमने नहीं की, यूरोप के लोगों ने, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां के साइंटिस्ट ने कहा दुनिया में देसी भारतीय नस्ल की गाय का दूध A2 है और वो मानव के लिए सर्वोत्तम है, ये सिद्ध किया। और गाय का मूत्र जो है वो खनिजों का भंडार है और गोबर जीवाणुओं का भंडार।
अब हम करते क्या प्राकृतिक खेती में? बिल्कुल फ्री, निशुल्क, कितना सस्ता फार्मूला, भारत के जीवन को बदलने वाला ये है। अभी 16 दिसंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के किसानों को आह्वान किया, प्राकृतिक खेती की ओर लौटो। आपने उस दिन कार्यक्रम भी किसी बंधु ने देखा होगा, मैंने उसमें सारी जानकारी दी थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसी से पानी बचेगा, पर्यावरण बचेगा, गाय बचेगी, किसान बचेगा, धरती मां जहर से बचेगी, यही रास्ता। और कितना सरल है। अब आप जो खेडूत नहीं ना आप में, उनको भी मजा आएगा, कितना सरल काम है। हम क्या करते हैं, एक 200 लीटर का एक ड्रम ले लेते हैं पानी के लिए, उसमें लगभग 180 लीटर पानी भर दो, छाए में उसको रख दो, जहां पशु बनते वहीं खेडूत वहीं रख ले उसको छाए में। 180 लीटर के लगभग पानी, ऊपर नीचे हो जाए कोई खतरा नहीं है इसमें, ये तो मां का प्रसाद है। ऊपर नीचे यदि वो कीटनाशक डालोगे वो विनाश करेगा, यूरिया डीएपी करेगा। इसमें 10-20 किलो ज्यादा हो गया कोई खतरा नहीं, कम हो गया कोई खतरा नहीं, इतना सरल, पानी से भर दिया। अब जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, कांकरेज है, गिर है गुजरात में, ये लगभग स्वस्थ गाय 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। आप इन दोनों चीजों को मिला के इस ड्रम में डाल दो और 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी हो, पुराना, गला सड़ा, कैसा भी है, नया, किसी भी तरह का है, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का, और अपने किसी पेड़ के नीचे की पाव भर एक मिट्टी इसमें डाल दो। इतना ही हुआ। क्या हुआ? पानी हो गया, गोबर गोमूत्र हो गया, गुड़, बेसन और मिट्टी, और लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम को डालो, घुमाओ। कुल 4 दिन घोलना है। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है, 1 एकड़ का। अब आप खेडूत सब मेरे को बताओ, दुनिया में कोई ऐसी पद्धति है जो 4 दिन में 1 एकड़ का खाद तैयार करे? ये जो ऑर्गेनिक पद्धति मेरे को बताई थी ना डॉक्टर्स ने, वो पता क्या है? उसमें जो केचुआ आता ना, वो भारतीय केचुआ नहीं, वो भी बाहर के देश का केचुआ है, अर्थवर्म, हलसिया, हलसिया जिसको बोलते हैं, वो हमारा नहीं, वो बाहर का है। वो गोबर ही खाता, मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी में छेद नहीं करता, और वो 16 डिग्री नीचे और 28 डिग्री ऊपर टेम्परेचर में जिंदा नहीं रहता। और वो खाद जो बनाता उसको 2-2.5 महीने लगते हैं उस एक पिट को खाद में बदलने के लिए। और हमारा ये खाद कितने दिन में हुआ तैयार? 4 दिन में। अब हिसाब लगाना, आप तो बहुत प्रबुद्ध लोग बुला रखे हैं, आज पढ़े लिखे लोग हैं। गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी कि नहीं? खाएगी तो देगी। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30। गाय ने गोबर गोमूत्र प्रतिदिन देना। 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार है कि नहीं? तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से, तो एक गाय से कितनी खेती हो सकती है? 30 एकड़ की हो सकती है ना। आप 30 की छोड़ दो, क्योंकि घन जीवामृत भी बनाना पड़े तो 15 की ही मान लो। 15 में तो कोई संदेह नहीं है ना। तो एक देसी गाय 15 एकड़ तक की खेती मजे में कर सकती है, और लागत उसकी ये है जो मैंने बताई। बताओ इससे सरल क्या है? अब इससे होता क्या है? साइंटिफिक समझो, वैज्ञानिक ढंग से क्रांति कैसे होती है। जब आप बताइए 1 ग्राम गोबर में, गाय के में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 30 किलो गोबर में कितने हुए? 30 लाख हजार करोड़।
1 दिन के गोबर गोमूत्र में। और जब इन जीवाणुओं को बेसन दोगे ना, खाने को दाल का बेसन, तो प्रोटीन है उससे में बलवान होंगे। और गुड़ दोगे तो ये मल्टीप्लाई बढ़ेंगे। और मिट्टी डालोगे तो जीवाणु मिल करके हर 20 मिनट में इनकी संख्या डबल होगी, डबल 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 डबल। और 72 घंटे का ये प्रोसेस है। तो आप बताओ, इस ड्रम में असंख्य जीवाणु पैदा होंगे। और वो जीवाणु जब आप ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकल के द्वारा खेत में पानी देते हो कैसे भी, और वो जीवाणु जब मिट्टी में मिलते हैं तो गुजराती में मेलवण समझते हो किसे बोलते हैं? मेलवण का काम करेंगे। मेरी बहनें गर्दन हिला रही क्योंकि ये रोज यही काम करती हैं। 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाए। ऐसे ही ये जीवाणु मेलवण का काम करते हैं। जितना जीवाणु बढ़ेगा उतनी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी। अब और ध्यान करना, ऊपर वालों ध्यान करो कैसे ये जीवाणु काम करते हैं। ये जीवाणु ही हैं जो आकाश में नाइट्रोजन है 78%। कितनी? ये साइंटिस्ट ही कहते हैं 78% नाइट्रोजन आकाश हवा में है। और ये जो जीवाणु है ये उसको खींचते हैं और उसको लेके पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये है वो जीवाणु। और यूरिया डीएपी इनको मारने का काम करता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बताओ कैसे बढ़ेगा उनमें, जो मैंने पहले की भूल गए क्या? वो जो साइंटिस्ट कहते थे ना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता इतना जल्दी, उसमें नहीं बढ़ेगा उनकी पद्धति में, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिक कार्बन बनाने वाले जीवाणु उन्हीं को मारते हैं। अब दूसरी बात सुनो, और क्या होगा जब ये जीवामृत, घन जीवामृत खाद गाय का धरती पे जाएगा तो उसका भोजन मिलते ही, किसका? हलसिए का। हलसिया जो है ना, समझते हो हलसिया? अरे गुजरातियों, तुम तो इतने बुद्धिमान हो। कोई किसी ने तो इसका नाम अर्थवर्म रखा, किसी ने इसका नाम केचुआ रखा, कोई अपनी भाषा में कुछ बोलता, लेकिन गुजराती इसको हलसिया बोलते हैं। हलसिए का मतलब जो हल की तरह काम करे, जो हल वाला काम करे वो हलसिया। कितना सार्थक नाम आपने रखा है। अब ये जो हलसिया ना, ये किसान का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र। और ये धरती के नीचे समाधि लिए डरता हुआ बैठा यूरिया डीएपी से। जब इसको जीवामृत, घन जीवामृत मिलेगा और इसकी गंध पाके धरती को फोड़कर ऊपर आके काम करता है। कैसे करता है? एक मोटा उदाहरण मैं देता हूं। आप में जो सही खेडूत है ना, वो एकदम बताएगा ऐसा होता है। और हाथ उठा के समर्थन करना। सुनो पहले क्या होता है। आपने अपने घर से गाय को खोला जंगल में चरने के लिए, घर से गाय निकाली, और गाय घर से निकल के कच्ची जगह पर चलते चलते गोबर यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया और चली गई। करती ना गाय? ऐसा करती है ना? तो अब आपने क्या करना है, वो जो गोबर उसने किया ना धरती पे कच्ची पे, 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे कि नहीं? है कोई खेडूत या? अच्छा बताओ, छेद मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे ना? अब पता है छेद कौन से हैं? जो हलसिया आपने यूरिया डीएपी डाल डाल करके मार दिया, वो उससे डरता हुआ धरती में नीचे समाधि लिए बैठा है। और जब ये गोबर उसको मिला और इसकी गंध उस तक गई, उसने देखा तेरा भोजन ऊपर आ गया। अब यूरिया नहीं, उसका अपना भोजन आ गया, तो धरती को फोड़ के ऊपर वो उस भोजन को लेने के लिए आ गया। आई समझ में बात? ये काम यूं चलता है। जब ये जीवामृत जो मैंने बताया, जब ये पड़ेगा तो इसका भोजन मिलेगा, तो जहां जहां हलसिया बचा हुआ है
वो एकदम ऊपर आकर काम करेगा और अपना परिवार बढ़ाना शुरू करेगा, बच्चे देगा, अंडे देने शुरू करेगा। और मेरे खेत में इस समय एक एक एकड़ में मैंने हिसाब लगा लगभग 5-5 लाख हलसिया एक एक एकड़ में काम करता है। और ये काम कैसे करता है? अद्भुत है ईश्वर की माया। ध्यान करो, आप खेडूत हो लेकिन भूल गए क्योंकि हलसिया तो मार दिया, इसी काम पे जुटे हुए रात दिन। हलसिया कैसे काम करता है? देखो, यूं जाता है जमीन में, ये 10-12 फीट यूं जाएगा, मिट्टी खाता हुआ दूसरे छेद से आएगा, इससे जाएगा, इससे आएगा, इससे जाएगा, इससे आएगा। जिस छेद से जाता उससे नहीं आता, ये डबल काम करता हुआ आता है। और जब ये छेद बनाता है ना तो मिट्टी को खाता है। और वो जो है ना आपकी जैविक खेती, वो एक ड्रामा है, उसमें हलसिया मिट्टी खाता ही नहीं। वो तो हमारा है ही नहीं, बाहर का है। वो हमारे देश में क्यों काम करेगा? बाहर का लाया हुआ भाई लोगों, वो तो विदेशी है। हमारा जो अपना है वो कितना ईमानदार है। ये जो है ना मनरेगा वाले आपके, बड़ा काम चोरी से काम करके शाम को पूरे पैसे मांगने के लिए लाइन बना लेते हैं, और ये सारा दिन आपका काम करेगा, एक भी पैसा नहीं मांगता आपसे। ये हलसिया इतना ईमानदार मजदूर है भगवान का। तो जब ये छेद करता है ना तो ये धरती को लीपते हुए जाता वर्मीवोश से, वो जल्दी सुराख बंद नहीं होते। और एक एकड़ में जब प्राकृतिक खेती करोगे, लाखों केचुआ रात दिन ये अर्थवर्म हलसिया काम करेगा, तो कितने छिद्र बनाएगा कोई गिनती कर सकता है? और मजे की बात, जब ये छिद्र बनेंगे तो इनसे ऑक्सीजन धरती में 10-12 फीट तक जाती, तो ऑक्सीजन जाने से धरती की फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और अब अगली बात सुनो, मजे की, ध्यान करना। धरती खनिजों से पूर्ण है। ये उसको मिट्टी को खाकर पेट से निकाल कर के विष्ठा के रूप में पौधे की जड़ को देता है। हलसिया की उस विष्ठा में आपके खेत की धरती से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। समझ में आ गई? और ये हलसिया जब 4-5 लाख एक एकड़ में काम करेंगे, कितना यूरिया, कितना फास्फोरस, कितना पोटास बनाएंगे, उसके बाद इस ऊपर के जहर डालने की जरूरत है। और 78% नाइट्रोजन ये जीवाणु जुटे पड़े, उनको खींच के धरती में भेजने के लिए। और जब वर्षा काल होता, बिजली कड़कती, लाखों टन यूरिया अपने आप पैदा होकर धरती पे आता, इतना पर्याप्त मात्रा में होता है। समझ में आई बात? और ये केचुआ जो है ना, ये जो हलसिया, ये इतने छेद बनाएगा, धरती को बिल्कुल मुलायम पोला कर देगा, हल वाला काम करेगा। आपके बैल का हल तो 1 फुट तक जमीन को उखाड़ता है, लेकिन हलसिया तो 10-12 फीट तक की धरती को नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे करने का फ्री में काम करता। ये है भगवान का वरदान। और ये सारे दोनों जीव जो मित्र थे, आप सबसे मैं पूछता हूं, एक हलसिया खेत से पकड़ के लाओ, इस टेबल पे रखो, और उसके ऊपर यूरिया डालो, डीएपी डालो, जिएगा या मरेगा? क्यों साहब? मरेगा ना। और इसी के ऊपर आप गाय का गोबर डाल दो, फिर परिवार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, पहले वाला है दूसरे वाला? अब नहीं बोलेंगे क्योंकि मुंह बंधे हुए हैं। क्यों साहब? यही काम कर रहे हैं ना। और हमारे कृषि वैज्ञानिक बंधु मेरे पीछे पड़े हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता इतना जल्दी। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब वो मार रहे हैं तो कैसे बढ़ेगा? वो ठीक कह रहे हैं, हम भी समर्थन करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन धरती की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम तो हलसिया करेगा, जीवाणु करेंगे, यही तो करेंगे, लेकिन ये सब मार दिए। और ये जो है ना जीवाणु, जो सूक्ष्म, जो आंख से नहीं दिखाई देते, जो गाय के गोबर में अरबों खरबों हैं,
वो पता क्या काम करते हैं, और ध्यान करो, ये जो धरती है ना मां, धरती मां, इसमें सब तत्व भगवान ने दिए। इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ऐसे तत्व भरे पड़े हैं। लेकिन ये तत्व अपने आप भोजन बन करके पौधे की जड़ को नहीं देते। समझ में आई? ये अपने आप भोजन नहीं बनाते। इन तत्वों से भोजन बनाने का जो काम करते हैं वो जीवाणु करते हैं। इनसे भोजन बना के पौधे को देने का काम जीवाणु करते हैं। बहुत मोटा उदाहरण देता हूं मैं, ध्यान करो। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे काम ले लेता हूं मैं। आप बताओ बहनों, आपके घर में किचन है कि नहीं? रसोई नहीं है? बहनों की आवाज नहीं आई? अरे अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराओ मजबूती से कि हम भी आई हुई हैं। वो पीछे वाली काफी बैठी, वो बोल ही नहीं रही। किचन रसोई है कि नहीं बहनों? अच्छा यूं भी बताओ, आपके किचन में दाल भी है, आटा भी है, चावल भी है, तेल भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, गैस भी है, सब कुछ है। यूं बताओ, आप किचन में ना जाओ तो भोजन बन के अपने आप तैयार हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। सुनो भाई लोगों, किचन में सारा सामान है, लेकिन जब तक हमारी बहनें किचन में नहीं जाएंगी और आटा गूंदेंगी नहीं, सब्जी को काट के छोंकेंगी नहीं, बनाएंगी नहीं, तो भोजन नहीं बनेगा ना। इनके बनाने से ही भोजन बनता है। वही काम ज्यों का त्यों खेत में जीवाणु करते हैं और वही काम किचन में हमारी मां बहनें करती हैं। आई दिमाग में बात या नहीं आई? काफी देर में समझ में आई तब ताली बजाई। जैसे किचन में सारा सामान तो है, लेकिन वो भोजन अपने आप नहीं बनता, वो भोजन को बहनें बनाती हैं। ऐसे ही धरती मां में कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटास है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनता। वो भोजन बनाने का काम जीवाणु करते हैं, और जीवाणु वो गौ माता की पेट में फैक्ट्री लगी हुई है। समझ में आ गई बात? भाई इससे सरल तो खेडूत को कोई समझा ही नहीं सकता। क्यों साहब, क्लास ठीक ठाक चली कि नहीं? तो आप ये समझो कि ये है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। परमात्मा ने गाय दी, घर में बच्चे दूध पिएंगे, गोबर गोमूत्र से कृषि होगी, गुड़ आपके खेत का, क्या नाम, बेसन आपके खेत का, मिट्टी आपके खेत की, ना बाजार से कुछ लाए, दे तो देने तो जाओगे, लेने तो कुछ भी नहीं गए। आपको कितने बड़े जाल में बांट दिया। अब पेस्टिसाइड लो, अब यूरिया लो, अब डीपीपी लो, अब ये दवाई छिड़को, अब ये प्रोडक्ट डालो। भारत का किसान सारा धन उसका ये लोग लेके चले गए। उत्पादन कम होता चला गया, लागत बढ़ती गई, किसान कर्जाई हो गया, धरती बंजर बन गई, हवा दूषित हो गई, पानी पीने लायक छोड़ा नहीं। ये है हमारी प्रोग्रेस, ये है हमारा विकास। इसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अल्टरनेटिव है हमारे पास, ये है देसी गौ मां। इस समय प्रदेश सरकार ने, मैंने आग्रह किया, मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री, कृषि विभाग को, आत्मा के विभाग को। इस समय 2 लाख देसी गाय हम गुजरात के खेडूत के घर बंधवा चुके हैं, जा चुकी हैं, और उनके लिए 900 रुपया महीना चारे के रख रखाव के लिए प्रदेश सरकार दे रही है। ये हो गया है। डांग जिला को हमने प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया है। इन पिछले 1 महीने में हम 9000 खेडूत को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और ये अभियान युद्ध स्तर पे चला हुआ है। पूरे प्रदेश में एक अभियान हमने छेड़ दिया है, और इसमें आह्वान करेंगे
अब मैं जो बात कहना चाहता था आज के विषय से जुड़ी हुई है, कच्छ, अपना ग्लोबल कच्छ जो जल संरक्षण का काम करता है। हम यदि प्राकृतिक खेती इसके साथ करते हैं तो इनके मिशन में हम कितने बड़े सहयोगी होंगे। भाई वो है आप पे वो वीडियो दिया तो चलवाओ। जब धरती में देखो, अब एक वीडियो देखना आप सामने, ये देखो मेरे खेत का, ये देखो ये क्या चल रहा है, समझ में आई कुछ बात है? ये धरती में पानी जा रहा है, धरती में वर्षा जल है ये मेरे खेत का। ये खेत भरे पड़े थे बारिश में। ये पता क्या कहानी है, जो ये है ना अलसिया, ये उसकी कृपा है। उसने जो करोड़ों छेद बना दिए, उन छेदों में वर्षा जल सारा धरती के पेट में जा रहा है। अब बताओ इससे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया कि नहीं नेचुरल? यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिस पे 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, केवल आपने प्राकृतिक खेती करनी है। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती हो जाए खेडूत भाइयों, और यह हलसिया 1 एकड़ में करोड़ों छेद बनाएगा, तो पानी बाहर बह करके जा ही नहीं सकता। ये देखो कमाल आई अकल में, समझ में आई कि नहीं? ये सब आप देख रहे हैं ना, ये पानी, ये हवा के बुलबुले निकलते हैं, जो छेद बना रखे हैं हलसिया ने, वो पानी ऊपर, वो हवा निकल रही है और पानी धरती मां के, समझ में आया कि नहीं? ये लो आपकी, ये प्रैक्टिकल ये काम होगा। अब ये बड़े बुजुर्ग थे ना, उनको पता था, अब वालों ने तो सारे मार दिए, अब नहीं होगा ये काम, तो इसको अब बंद कर लें। ये समझ में आ गया ना? ये प्रैक्टिकल पानी बचाने का करिश्मा आपके सामने, प्रैक्टिकल। और परिणाम क्या हुआ? अब की बार मेरे खेत में क्या हुआ, मैंने 150 एकड़ धान लगाया हुआ था। धान पक करके तैयार हो गया, कटने की तैयारी थी। भारी बारिश हुई ना, अब की बार लेट तक बारिश होती रही, लास्ट में भी इतनी बारिश हुई कि पड़ोस में जितने भी रासायनिक वाले थे, उनके तने जो है ना पौधे के, यूरिया डीएपी ने, जैसे आप एंटीबायोटिक खा खा करके वीक हो गए ना, ऐसे उनके पौधे भी कमजोर हो गए। बारिश भरा, ऊपर अनाज का वजन था, सबका धान पानी में विश्राम करने लग गया, लेट गया, सब गल गए, सड़ गए, बर्बाद हो गए। और मेरे 150 एकड़ में एक तिनका भी नहीं गिरा, एक तिनका भी। क्यों? क्योंकि वो गौ माता के गोबर गोमूत्र में जो जीवाणु थे ना, अलसिया, उसने तो वो बलवान बना रखे थे, मजबूत थे। 1 नंबर 2, जितना पानी रात को बरसा, अगले 10-12 घंटे में सारा हलसिये ने जो छेद बनाया ना, उसमें से धरती के पेट में चला गया सारा पानी, सारा पानी धरती के पेट में चला गया। उनका धान बर्बाद हुआ, मेरा धान एक भी नहीं बिगड़ा। और मजे की बात, उन्होंने 1 एकड़ में खर्च किया 10 से 12 से 14 हजार यूरिया डीएपी कीटनाशक पे, और मेरा खर्चा हुआ 1000 छिड़काव करने का, और उनका हुआ 28 से 30 क्विंटल जोर लगा करके, और मेरा हुआ 33 क्विंटल प्रति एकड़। अब बताओ भूखा देश को मारेंगे या हम मारेंगे? क्यों भाई, बता तो दो, आप विचार करो। और मजे की बात, उन्होंने पानी जो, अब धरती क्या हो गई, यूरिया डीएपी ने धरती की परत को कठोर बना दिया, पत्थर बना दिया। बारिश होती है तो धरती पानी नहीं पीती, बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती वो विनाश करती है। यदि प्राकृतिक होगी तो सारा धरती में पानी जाकर वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। ग्लोबल कच्छ जो मिशन चला रहा है, हमारी ये प्राकृतिक खेती, उसमें सीधी मिशन में सहयोगी है कि नहीं है? मैं कहता हूं चेक डैम बनाने चाहिए, वो बड़ा जरूरी, क्योंकि
भारी पानी को रोकने का तंत्र वो बहुत मजबूत है। बड़े बड़े तालाब बने, गहरे बने, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके साथ आप प्राकृतिक खेती करोगे तो धरती का एक बूंद भी वर्षा जल बहेगा नहीं, धरती के पेट में जाएगा और ये जमा हुआ धन आने वाली पीढ़ियों के भी काम आएगा। मेरे खेडूत भाइयों, अब हो क्या रहा है, ये धरती कठोर हो गई। आप ट्यूबवेल से धरती से पानी खींचते हो और खेत में देते हो, उसको वाष्प उड़ा करके सूर्य ले जाता है, धरती में वो जाता नहीं। पानी निकल तो रहा है, वापस धरती में जा नहीं रहा, तो आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं तीसरा युद्ध जल का होगा, क्योंकि हम निकाल तो रहे हैं, वापस डालने का काम नहीं कर रहे। वापस डालने का काम ये प्राकृतिक खेती करेगी। और इस खेती से केवल वर्षा जल का ही प्रबंध नहीं, अकाल जब पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, तब भी आपका पौधा प्राकृतिक खेती में सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान करो, धरती जब तपेगी, धरती के नीचे पानी है ना, धरती तपेगी तो उसमें वाष्प बनेगा, वाष्प। और वो वाष्प इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो हलसिया ने बनाए, इन छिद्रों से वाष्प ऊपर आएगा और पौधे की जड़ को सींचेगा, वो अकाल में भी नहीं सूखेगा। यही तो काम जंगल में काम करता है। जंगल में क्या है, आप बोलिए मेरे पीछे, जंगल में यूरिया कौन देता है? जंगल के पेड़ को पानी कौन देता है? कीटनाशक कौन डालता है? और आप जंगल का पेड़ फल के टाइम पर लद करके भर जाता है। एक पत्ते को तोड़ो जंगल के पेड़ के, लैब में ले जाओ, एक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जब सारी प्रकृति वहां सारे तत्वों की पूर्ति करती है, वही पूर्ति मेरे खेत में होनी चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आ गई? ये है अद्भुत प्रकृति खेती। अंतिम बात, इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा प्राकृतिक खेती का, और वो क्या है? वो है आच्छादन, मल्चिंग, धरती को ढक के रखना। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, धरती हमारी क्या है? मां, और हम हैं इसके पुत्र। मां को ढक के रखना चाहिए, नंगा रखना चाहिए? बोलो ना, वस्त्र पहना के रखने चाहिए ना। और हम क्या करते हैं गुजराती, मैं देखता हूं, हेलीकॉप्टर से जाता हूं ना, मैं खेत देखता हुआ जाता हूं, और वहां पर सब खेडूत ने स्वच्छता अभियान चला रखा खेतों में। इतने स्वच्छ खेत हैं कि वहां पर तिनका भी नहीं देख सकते। क्यों? खेडूत तो ऐसा ही है ना, बड़े साफ सुथरे चमकीले। अरे भाइयों, प्रकृति को मस्त रहने दो, उसके साथ छेड़खानी मत करो, उसको ढक के रखो। आच्छादन इतना महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। इसको समझो, आच्छादन क्या है, मल्चिंग क्या है। आप कोई भी बीज धरती में बो दो, संस्कारित करके जीव उसमें बीजामृत में, तो वो जमेगा, जम जाने दो। उसके बाद क्या करना है, खेत में जितने अवशेष हैं, निंदामन है, घास फूस है, जो भी कुछ है, पेड़ों के पत्ते, उससे धरती को ढकना है, ढकना है। क्यों ढकना है? ध्यान करना, क्यों ढकना है? साइंटिस्ट ने भी सिद्ध किया है कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर आता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ करके आकाश में जाता है, और वहां वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, प्रदूषण को जन्म देता है। और जब हम इसको ढक देंगे तो वो ऑर्गेनिक कार्बन उड़ेगा नहीं, धरती में रहेगा, तो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। समझ में आ गई? धरती में रहेगा तो जमीन की ताकत बढ़ाएगा, और आकाश में जाएगा तो प्रदूषण को बढ़ाएगा। और इसका इलाज क्या? धरती को ढक करके रखना। आगे समझ में? पहली बात नंबर 1। नंबर 2, इसका लाभ क्या है? ये जो घास फूस है, आकाश में जो जलीय तत्व है ना, ये उनको खींचता है।
ये जलीय तत्व को खींच के धरती को नमी देता है। 50% पानी की बचत खेत में इसी से हो जाएगी, 50% शुरू में। और जो जो आप साल बढ़ते जाएंगे फिर ये 60, 70, 80% बचत होनी शुरू हो जाएगी पानी की। इतनी बचत होगी पानी की। और आज हम इस समिट को केवल पानी पे ही कर रहे हैं। समझ में आई? पानी की बचत कैसे होगी इसको साइंटिफिक समझो। आप में खेडूत जो मेरा समर्थन करेंगे ऐसे ही समझ में आएगी जब बोलना। आपके खेत में गर्मी के दिन है, लूएं चल रही, जून का महीना, कहीं पानी नहीं, धरती सूख गई। आप एक अवशेष का गट्ठा अपने खेत में डालो वहां पे। जी मैं घास फूस का गट्ठा बांध, समझते हो गठड़ा, उसको खेत में डाल दो। और आप उस गट्ठे को 2-4 दिन के बाद उलट के देखना, उसके नीचे नमी मिलेगी या नहीं, हाँ या ना? जो जो जानते हो हाथ खड़ा करो। समर्थक, अरे ये तो साढ़े खेडूत हैं। ये बात कतई समझ में आ गई ना आपकी? अब आप विचार करो, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ आग बरस रही है, पानी कहीं है नहीं, उसके नीचे नमी कहां से आ गई? ये जो अवशेष हैं ये आकाश से जो जलीय तत्व हवा में उसको खींचते हैं और धरती को देते हैं। और ध्यान करो खेडूतों, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। समझ में आ गई बात? पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। और ये काम क्या करता है? ये आच्छादन, मल्चिंग ये काम करता। जितना धरती को ढक के रखोगे, दूसरा काम हो गया। कितने काम हो गए? 2 हो गए कि नहीं? फिर चुप बैठ गए भाई, बड़े कमजोर विद्यार्थी पकड़ के लाए। तीसरा काम क्या है इसका? कि ये जो जीवाणु है ना, ये जो जीवाणु गौ माता ने जो जीवामृत के द्वारा धरती को दिए थे, ये आच्छादन उनका भोजन है। इसको वो खा के बलवान होंगे। आपके लिए वो नाइट्रोजन और भोजन पौधों को बनाने का काम ज्यादा करेंगे। और इस निंदामण, इस खरपतवार को खा के वो खाद में बदल देंगे। इसका तीसरा लाभ ये है। और चौथा लाभ इसका क्या है? ये जो हलसिया ना आपका मित्र, ये बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। ये दिन में काम नहीं करता, रात को करता है। दिन में क्यों नहीं करता, कभी सोचा आपने? अरे खेडूतो, अब जरूरत ही नहीं सोचने की भाई यूरिया फेंका और ये डालो, किसकी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो, ये हलसिया कितना समझदार है। ये रात को काम करता, दिन में नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको पता दिन में तू बाहर आएगा तो पक्षी उठा ले जाएगा और तू मर जाएगा, और मैं अपने मालिक का काम कैसे करूंगा? वो इतना दयालु आपके प्रति। वो रात को काम करता, दिन में नहीं करता। और जब आप धरती को ढक दोगे तो पक्षी को वो दिखाई नहीं देगा, और वो रात समझ करके रात में भी काम करेगा और दिन में भी काम करेगा। 24 घंटा आपके लिए क्या पैदा करेगा? नाइट्रोजन पैदा करेगा, फास्फोरस पैदा करेगा, पोटास पैदा करेगा। रात और दिन वो काम करेगा, उसका परिवार भी बढ़ेगा। ये काम ज्यादा वो करना शुरू करेगा। ये केवल धरती की मल्चिंग के फायदे हैं। 50% पानी कम, पहले साल कम हो जाएगा, हर साल 10-10% बढ़ता जाएगा। इतनी पानी की खपत कम हो जाएगी यदि आप धरती को ढक करके रखते हैं। और वो खरपतवार जो आपके लिए मुसीबत है, उससे बचने का क्या है? जब आप धरती को ढकोगे, निंदामण निकालने के लिए लेबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? धरती ढकेगी, सूर्य उस पर पड़ेगा नहीं, बीज जमेगा नहीं। निंदामण के बीज नहीं जमेंगे, आपकी लेबर खत्म हो जाएगी। यह है फ्री की प्राकृतिक कृषि। आप ईमानदारी से, बड़ी लंबी चर्चा आदरणीय बहन जी का
विशेष मेरे को छूट मिल गई थी और मैं भी इसी मिशन पे जुटा पड़ा हूं। आप जैसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी खेडूत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं यूं सोचता हूं कि इनको आज ही ट्रेनर बना करके उठाऊं मैं, ताकि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। अब मेरे को यूं तो विश्वास दिला दो कि मेरी ट्रेनिंग समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब मेरी एक पुस्तक भी है प्राकृतिक कृषि पे, वो फ्री में बंटवाता हूं। और वो हमारी जो वेबसाइट है ना, हमारी वेबसाइट है राजभवन की वेबसाइट, कोई पढ़ा लिखा देखना चाहे उसमें फ्री में उपलब्ध है। नीति आयोग की वेबसाइट में वो निःशुल्क है। हम प्रदेश में उसको आज भी दे रहे हैं। वाह वाह वाह, सौभाग्य आपको मिलने वाली है। आप उसको लें और पढ़ें। और आप एक काम करो, अंत में निवेदन करूं, आपको एकदम सारे खेत में मत ट्राई करो। आप पे जितनी जमीन है मेरी तरह उसमें आधा एकड़ से 1 एकड़ से शुरू करो इसको, लेकिन करना ईमानदारी से है। पूरा नियम अपनाना है। आपने आच्छादन का भी पूरा करना पड़ेगा और घन जीवामृत के स्प्रे और उसमें कीटनाशक शुरू में 3 साल मेहनत है। 3 साल क्यों? इसलिए मेहनत है कि आपकी सारी जमीन बंजर बन चुकी है। क्यों? आप उसमें यूरिया डीएपी मत डालो और कुछ पैदा करके दिखाओ। बोलो ना, आप यूरिया डीएपी मत डालो और उसमें कुछ पैदा करके दिखाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी जमीन बंजर बन चुकी है। आप आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन दे के जाओगे। धरती में पानी नहीं मिलेगा, आकाश में हवा नहीं मिलेगी। हमारी पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी, आप कल्पना करो। भाइयों और बहनों, यदि आप ये प्राकृतिक खेती करते हो, 3 साल में आपकी जमीन आज से 50 साल पहले जमीन थी वैसी मिलेगी आपको। 3 साल में पानी का भंडार धरती मां के पेट में भर जाएगा, हवा शुद्ध होगी, गौ माता आपके घर जाएगी, आशीर्वाद देगी, बच्चे दूध पिएंगे, खेती फ्री में होगी। आज 1.25 लाख करोड़ रुपया 1 साल में भारत सरकार यूरिया डीएपी पे सब्सिडी देती है। अरबों रुपया इस कीटनाशक पे खर्च होता है और परिणाम क्या है? इतना धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा, कितनी बड़ी उन्नति होगी। और हम 1.25 लाख करोड़ रुपया को जहर खरीदते हैं, विदेशों में धन देते हैं, बदले में धरती मां को जहरीला बनाते हैं, खुद सारे देश को बीमार कर दिया, अस्पताल सारे भरे पड़े। आप सबसे मैं पूछता हूं, रासायनिक खेती जब नहीं थी उससे पहले कोई जानता था कैंसर क्या है? कोई जानता था डायबिटीज क्या है? कोई जानता था हार्ट अटैक क्या होता है? आज सुनने में आता है इसकी पेनक्रियाज खत्म हो गई, इसकी किडनी खत्म हो गई। क्यों साहब? लोग कहते हैं रात को हमारे साथ था, पार्टी में था और सवेरे मर गया, नाम नामसत हो गई। होता है कि नहीं? ये जो अकस्मात अभियान है ये यूं ही नहीं चलता। इसका कारण है हम सभी चाहते न चाहते हुए भी सबको जहर भोजन में खाना पड़ रहा है और उसी का परिणाम हम सबके स्वास्थ्य बर्बाद हो गए। भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है मेरे देश का किसान खुशहाल हो, उन्नत हो, समृद्ध हो, लोगों का जीवन स्वस्थ हो। ये तभी होगा जब आप प्राकृतिक कृषि को समझेंगे, ईमानदारी से पूरे परिश्रम से करेंगे। अब मेरे अपने खेत में न तो मेरे को इस खाद की जरूरत पड़ रही है, जीवामृत, घन जीवामृत, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी 5-4 साल के लिए करना पड़ेगा। क्यों? उसके बाद इतने मित्र जीव पैदा होंगे प्रकृति में, जंगल में। यही तो काम है, वही मेरे खेत में होगा। वो अपने आप खाद निर्माण का काम करेंगे। आपने तो बस प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी, अपने आप आपकी धरती इतनी ऑर्गेनिक कार्बन से भरपूर बन जाएगी कि उसको ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं आएगी।
और मेरे खेत में अब नीमास्त्र, सूंठास्त्र, अग्नि अस्त्र जो कीटनाशक में बनाता था गोमूत्र में पकाकर, आपको जरूरत पड़ेंगे 3 साल, क्योंकि धरती में छोड़ा ही कुछ नहीं लड़ाई लड़ने के लिए। आपकी जमीन बंजर हो गई है, मेरी जमीन बहुत उन्नत बन चुकी है, उसमें कोई नीमास्त्र की जरूरत नहीं, कोई सूंठास्त्र की जरूरत नहीं। आपसे मैं पूछता हूं भाई, जब बीमारी फैलती है तो पहले कमजोर मरते हैं या बलवान मरते हैं? कमजोरों पे आएगी। जब बीमारी आएगी कमजोर पेड़ पहले मरेगा, कमजोर पशु पहले मरेगा, कमजोर पक्षी पहले मरेगा। हमारी जमीन में जब ताकत है रोग से लड़ने की तो उसमें बीमारी आएगी नहीं। मित्र कीट ज्यादा हो गए, शत्रु कीट को अपने आप निपटाएंगे, वो प्रकृति का काम है। हम क्यों उनको मारें? हम पाप क्यों करें? हमने इतने प्राणियों को मार दिया। अरे इस कीटनाशक ने पक्षियों की प्रजातियां खत्म कर दी, कितने जीव जंतु जो हमारे मित्र थे वो मार दिए। कितना पाप हमने किया है और उसका फल हम भोग रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। कहीं तूफान आते हैं, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। ये सब कुछ क्यों है? ये सब हमारे इस गलत रास्तों का परिणाम है। आओ आज हम संकल्प लें। ग्लोबल कच्छ के हमारे सब मित्रों को मैं बधाई देता हूं कि आज का आयोजन आप सब उन्नत किसानों को बुलाकर आज आपके बीच में खुल करके बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि भाई आप संकल्प लेकर के आज उठें, पानी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, धरती मां को जहर से बचाना है, गौ माता को बचाना है, लोगों का स्वास्थ्य बचाना है और किसान को खुशहाल करना है। तो प्राकृतिक खेती मिशन को अपनाइए। धन्यवाद। ओम शांति। माननीय राज्यपाल श्रीનું પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે સુંદર માર્ગદર્શન આપણે સૌને મળ્યું છે। આભાર માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી।